आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के बनने की, एक राष्ट्र के निर्माण की, जो करीब 150 साल पुरानी है। सोचिए, करीब 150 साल पहले एक छोटा सा कॉटन का व्यापारी एक सपना देखता है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका वो एक सपना आगे चलकर एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा, जो भारत की पहचान बन जाएगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है इसके विजनरी फाउंडर जमशेदजी टाटा से, वो इंसान जिन्होंने इस पूरे ग्रुप की नींव रखी। देखिए, 1858 में उन्होंने अपने पिता का कॉटन का बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, पर उनका विजन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं था। वो कुछ बनाना चाहते थे, कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे, और इसी सोच ने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल को जन्म दिया। और कमाल की बात यह है कि जमशेदजी की सोच अपने समय से बहुत ही ज्यादा आगे थी। उन्होंने ये बात तब समझ ली थी कि अगर आपके वर्कर्स खुश हैं तो काम भी बेहतर होगा, और इसी के चलते उन्होंने प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीजें शुरू की। आप सोचिए, उस जमाने में ये सब कौन सोचता था? असल में जमशेदजी जो भी कर रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। उनका मानना था कि भारत को अगर सच में आज़ाद होना है तो उसे इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। मतलब अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनानी होगी। और इसी सोच के साथ वो एक के बाद एक नए वेंचर्स में उतरते गए, चाहे वो पंचगनी में स्ट्रॉबेरी की खेती हो या टाटा सिल्क फार्म की शुरुआत, जिससे आगे चलकर मैसूर सिल्क बना, या फिर मुंबई को उसकी पहली बिजली वाली बिल्डिंग द ताज महल होटल देना हो। पर इन सब के बीच उनका एक सबसे बड़ा सपना था भारत का अपना स्टील प्लांट। लेकिन 1904 में जमशेदजी का निधन हो गया। अब उनके जो सबसे बड़े सपने थे, उन्हें पूरा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई उनके बेटे दोराबजी टाटा पर। तो देखते हैं कहानी आगे कैसे बढ़ती है। और दोराबजी ने अपने पिता के विजन को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि शानदार तरीके से पूरा किया। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की नींव रखी, मुंबई के उद्योगों को बिजली देने के लिए टाटा पावर शुरू किया, और फिर 1912 में वो ऐतिहासिक काम किया, भारत में पहला स्टील प्रोड्यूस करके अपने पिता का सबसे बड़ा सपना सच कर दिखाया। ये स्टील प्लांट इतना ज्यादा जरूरी साबित हुआ कि पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को दिए इसके योगदान को देखते हुए उस शहर का नाम ही जमशेदजी के सम्मान में जमशेदपुर रख दिया गया। ये दिखाता है कि टाटा का काम सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये नेशन बिल्डिंग था। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं तीसरी पीढ़ी पर, JRD टाटा, एक पायलट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने आजाद भारत में टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। JRD टाटा का पहला प्यार था एविएशन यानी उड़ान। वो इंडिया के पहले लाइसेंस्ड कमर्शियल पायलट थे, और इसी जुनून के चलते उन्होंने 1932 में देश की पहली एयरलाइन टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू की। JRD के अंडर में एयर इंडिया, जो बाद में इसका नाम पड़ा, दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी। एकदम रॉयल स्टैंडर्ड, टॉप क्लास सर्विस, समय की पाबंदी, ये भारत के लिए गर्व की बात थी। लेकिन फिर 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उसके बाद जो सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी में गिरावट आई, वो हम सब जानते हैं। लेकिन JRD सिर्फ एयर इंडिया तक ही नहीं रुके। उन्होंने नए आजाद भारत की जरूरतें पहचानी। भारत सोडा ऐश इंपोर्ट करता था, तो उन्होंने टाटा केमिकल्स बना दिया। उस समय देश में कोई कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं था, तो उन्होंने लैक्मे बनाया, और एक लोकोमोटिव फैक्ट्री को एक ट्रक बनाने वाली पावर हाउस कंपनी टेल्को में बदल दिया। और ये टेल्को, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके टाटा 407 ट्रक ने इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए मार्केट का 70% हिस्सा कैप्चर कर लिया था। 70%। अब एंट्री होती है मॉडर्न एरा की, और लीडरशिप आती है रतन टाटा के हाथ में। वो शख्स जिसने टाटा ग्रुप को एक इंडियन कंपनी से एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। रतन टाटा का भी एक सपना था, एक ऐसी कार बनाने का जो 100% भारतीय हो, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ भारत में। और 1998 में यह सपना सच हुआ टाटा इंडिका के रूप में। इसका नाम भी इंडिया और कार को जोड़कर बना था। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पल था। इंडिका के बाद उनका एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, टाटा नैनो, एक ऐसी कार जो हर आम आदमी की पहुंच में हो। पर सवाल यह है कि
दुनिया की सबसे सस्ती कार फेल क्यों हो गई? इसका जवाब बड़ा अजीब है। नैनो की जो सबसे बड़ी खूबी थी, यानी उसकी कम कीमत, वही उसकी सबसे बड़ी खामी बन गई। देखिए, इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल है और सबसे सस्ती कार का टैग जुड़ जाने से लोग उसे खरीदने में शर्म महसूस करने लगे। उसे माचिस की डिब्बी या कवर्ड ऑटो रिक्शा जैसे नाम दिए गए। लेकिन हाँ, इस फेलियर ने टाटा मोटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर और ब्रांडिंग के बारे में एक बहुत बड़ा, बहुत कीमती सबक सिखाया। नैनो के सबक के बाद रतन टाटा का फोकस पूरी तरह से ग्लोबल हो गया। उन्होंने एक के बाद एक बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स ने लेजेंडरी जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। टाटा टी ने ब्रिटेन के सबसे बड़े ब्रांड टेटली को खरीद लिया। और देखते ही देखते टाटा एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल जायंट बन गई। और इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नतीजा आज टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है। ये अब सही मायनों में एक इंटरनेशनल पावर हाउस है। तो इस पूरी 150 साल की कहानी को अगर हम देखें तो एक चीज है जो शुरू से लेकर आज तक नहीं बदली, और वो है टाटा ग्रुप की कोर फिलॉसफी। रतन टाटा ने एक बार कहा था, अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। ये एक लाइन टाटा ग्रुप की पूरी सोच को बयां कर देती है। ये सिर्फ कंपनियां बनाने के बारे में कभी नहीं था, ये हमेशा से स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने और हाँ, देश को बनाने के बारे में भी था। बिजनेस और समाज दोनों को एक साथ लेकर चलना। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, क्या टाटा का ये 150 साल पुराना सबको साथ लेकर चलने वाला फलसफा भविष्य के बिजनेस के लिए एक रोड मैप हो सकता है? सोचने वाली बात है।